Hello guys, this side your online tutor सीताकांत साहू. सो आई विश कि आप सभी सब अच्छे होंगे. जैसा कि हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसके कुछ सब टॉपिक्स रह गए थे डिस्कस करना. सो टुडे वी विल डू दैट इन दिस वीडियो. सो दोज सब टॉपिक्स आर soil as resource, classification of soil part 1 and classification of soil part 2, soil erosion, soil conservation. So basically मैंने क्या किया है इस वीडियो में, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने डिवाइड किया था अपने सब टॉपिक्स में, उसे मैंने एक चार्ट का फॉर्म देके सारे सॉइल्स को एक ही साथ डिस्कस किया है. सो we'll look further into it in our video. So पहले soil as a resource डिस्कस करते हैं. Okay, so this is our 11th सब टॉपिक soil as a resource. तो सबसे पहली बात है कि soil is a renewable resource and as well as it is a natural resource. renewable का मीनिंग मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है अपने प्रीवियस वीडियोस में. renewable is something or is a thing which can be renewed again and again, which can be produced again and again for the use. Okay, so soil, it is also a renewable resource. as we know कि सॉइल के जो फॉर्मेशन है उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है जो कि सॉइल को रिन्यूएबल और रिप्रोड्यूसेबल रिसोर्स बनाता है. और सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स. इट इज़ वेरी कॉमन कि वी गेट सॉइल फ्रॉम आवर नेचर. We found soil from our nature. So the second point, we will look what are those factors which are responsible for formation of soil. So first one is relief. Now what is the relief? What is the term relief? Relief means a piece of land. Okay, so एक piece of land जो है वो भी एक फैक्टर है soil formation के पीछे. The second one is parent rock. Parent rock means जिस रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है. अब बात ये आती है कि रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे है. When any rock got weathered, जब कोई भी रॉक टूटता है या it got disintegrated, then many of the particles of that rock converts into teeny particles, right? So that teeny particle is nothing but that teeny particle is called soil. Okay, और जिस तरह के रॉक से जैसे टीनी पार्टिकल्स निकल के सॉइल का फॉर्मेशन होगा, उस सॉइल का नेचर उस रॉक से मिलता जुलता रहेगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो कि इग्नियस रॉक है. रॉक्स के 3 टाइप्स हैं, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, इग्नियस. अगर इग्नियस रॉक्स के वेदरिंग से कोई सॉइल बना है तो ऑब्वियसली दैट सॉइल विल हैव द नेचर ऑफ द igneous rock, right? So that the soil which is formed from igneous rock, so that igneous rock will act as a parent rock for that soil. ठीक है, कोई भी मिट्टी अगर किसी एक प्रकार के रॉक से बना है तो वो रॉक जो है उस मिट्टी के पेरेंट रॉक के रूप में जाना जाएगा. Now the third factor which is responsible for formation of soil is climate. क्लाइमेट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंज इन टेम्परेचर, जिसके कारण वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है. मान लो अचानक से देयर विल बी सडन राइज इन टेम्परेचर और सडन फॉल इन टेम्परेचर. ड्यू टू दिस टू कंडीशंस रॉक्स गेट्स वेदर्ड, राइट? अचानक से अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है या टेम्परेचर घट जाता है, लो हो जाता है, यही कारण है जो कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स का कारण बनता है, मुख्य कारण बनता है. और व्हेन रॉक्स गेट वेदर्ड देन वी कैन हैव सॉइल फॉर्मेशन. So now the second factor, or sorry, the next factor is action of running water or wind. जो रनिंग वाटर्स हैं और जो विंड हैं वो भी कहीं ना कहीं एक स्थान से या वन प्लेस से सॉइल को फ्लो आउट करके या ब्लो आउट करके दूसरे प्लेस में सॉइल को फॉर्म करते हैं. नाउ द लास्ट फैक्टर इज एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर. इन सॉइल देयर आर मेनी डिकम्पोजर्स which decomposes waste material or biodegradable material and hence form the soil. ठीक है, और भी कई कारण हो सकते हैं. सो हमने आज बेसिकली 6 फैक्टर्स को इस वीडियो में डिस्कस किया जो कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में एक इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, soil profile. What is soil profile? It is defined as the vertical section, vertical like see this way from top to low of the soil from the surface of downwards where soil meets underlying rock. ये एक वर्टिकल सेक्शन है सॉइल का जिसमें कि निचली सतह से, निचली सतह दिस वन, जहां पे बड़े बड़े पत्थरों से जो सॉइल है वो मीट करता है, वी कैन से फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब हम यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे कैसे सॉइल प्रोफाइल किस लाइक लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, और डेफिनेशन में जैसे बताया गया है कि कैसे डाउनवर्ड से ऊपर तक टॉप लेयर तक सॉइल बनता चला आता है या सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है। सो सबसे जो टॉप लेयर है वो टॉप सॉइल का होता है। The second layer of soil profile is weathered soil. Weathered soil जैसे कि मैंने कहा कि those teeny particles basically which are formed by weathering of rocks. That soil or that teeny particle will be called as weathered soil. Right. अब what is the difference between top soil and weathered soil? Top soil जो होता है वो बहुत बहुत ही फाइन टीनी पार्टिकल्स होते हैं, जबकि वेडेड सॉइल जो होते हैं इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दे आर नॉट फाइनली ग्रेन्ड पार्टिकल्स ऑफ सॉइल बट दे आर कोस्ड, मतलब थोड़े कंकड़ वगैरह होते हैं इसमें। कोस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज वेदर्ड सॉइल। ओके, कोस्ट, कोस्ट यू कैन से दिस वन, द स्पेलिंग ऑफ कोस्ट इज COARACD, कोस्ट। नेक्स्ट टू वेदर्ड सॉइल लेयर वी विल हैव वेदर्ड पेरेंट रॉक। वो पेरेंट रॉक होंगे जो कि वेदर्ड आई हैव ऑलरेडी सेड डिसइंटीग्रेटेड, जो कि टूट गए हैं। ठीक है, ब्रोकन पेरेंट रॉक वी कैन से। नाउ द लास्ट लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल इज अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। अब लास्ट लेयर में वो रॉक्स होंगे जो कि अभी टूटे नहीं है। ठीक है, वो उसके ओरिजिनल और नेचुरल फॉर्म में अभी भी हैं। सो दिस इज द layers, or these are the layers of soil profile. Basically we are having 4 layers. First one is top soil, second one is weathered soil, and the third one is unweathered parent rock, and the last one is the third one is weathered parent rock, and the last one is unweathered parent rock. Okay, now here we will have classification of soil. तो मैंने एक बहुत ही स्मार्ट वे यूज किया है जिससे कि हम सारे सॉइल्स को क्लासिफाई भी कर लें, और आई हैव सेट सम ऑफ द पैरामीटर्स जिसके अंदर हम सारे सॉइल को कॉमनली डिस्कस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि हमें कितने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सॉइल वी हैव टू रीड और वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10, दैट इज एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, arid soil and forest soil. So first we will discuss alluvial soil, but before discussing alluvial soil we will look into the parameters, the common parameters which I have set for all the types of soil. वो common parameters क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला पैरामीटर है बच्चे इंट्रोडक्शन एंड अनदर नेम। इन पैरामीटर्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वेट, नाउ द सेकेंड पैरामीटर इज नेचर एंड कलर, the third one is types, the fourth one is regions where found, the fifth one is I have made total 7 parameters, 1 2 3 4 5 6 7. So after regions were found, the fifth parameter is rich in, that the soil में जो है कौन से मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, किस लाइक डिफरेंट सॉइल में देर आर डिफरेंट मिनरल्स विच आर इन एक्सेस अमाउंट। The sixth one is lack in, कौन से सॉइल में कौन सा मिनरल कम पाया जाता है, and the last one is crop production. Okay, so now we'll discuss the first type of soil, alluvial soil. So in the alluvial soil, the first parameter, introduction and another name, we have to basically know that the 40% of total area of country, देश का जो 40% टोटल एरिया है वो बस एलुवियल सॉइल से कवर्ड है। दिस वन पॉइंट वी विल मेड इन आवर इंट्रोडक्शन एज आवर इंट्रोडक्टरी पॉइंट,
और जो एलुवियल सॉइल है उसे हम डिपोजिशनल सॉइल के रूप में भी जानते हैं. वी कैन से इट इज एन अनदर नेम फॉर एलुवियल सॉइल. डिपोजिशनल सॉइल इसलिए बच्चे बिकॉज एलुवियल सॉइल इज बेसिकली डिपोजिटेड बाय द फ्लोइंग रिवर्स और द flowing Himalayan rivers, for an example Ganga, Brahmaputra, Yamuna, all those. Now the second parameter for alluvial soil is nature and color. So जो nature है alluvial soil का वो लोमी है और क्लेई है. लोमी मीन्स सैंडी प्लस क्लेई. ठीक है, जो सैंडी भी हो और क्लेई भी हो उसे हम लोमी कहेंगे. और कलर की बात करें तो ये लाइट ग्रे से एस ग्रे डिफर करता है, राइट, प्लेस टू प्लेस. कहीं पे ये लाइट ग्रे का होता है तो कहीं पे ये एस ग्रे कलर के भी होते हैं. टाइप्स की बात करें तो एलुवियल सॉइल के दो प्रकार होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल. द फर्स्ट वन इज खादर एंड द सेकेंड वन इज भांगर. खादर इज अ न्यू एलुवियल सॉइल एंड भांगर इज अ ओल्ड एलुवियल सॉइल. तो खादर जो है ये बेसिकली अगर हम गैंगेटिक प्लेन को ही डिवाइड करें, जो गंगा का प्लेन है उसे अगर हम डिवाइड करते हैं. वेट, द वीडियो इज गेटिंग ब्लर, वेट फॉर अ व्हाइल. यस, नाउ इट इज ओके. सो अगर हम गैंगेटिक प्लेन को अगर हम डिवाइड करते हैं इनटू अपर गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन एंड द लोअर गैंगेटिक प्लेन, तो खादर जो है ये अपर गैंगेटिक प्लेन और वी कैन से द मिडिल गैंगेटिक प्लेन में अवेलेबल होते हैं. एंड दिस कंसिस्ट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ एलुवियल सॉइल. वहीं पे भांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल है एंड इट इज मोस्टली फाउंड इन द लोअर गैंगेटिक प्लेन एंड इट कंटेन्स बिग एंड रफ पार्टिकल्स ऑफ एलुवियल सॉइल. अब कौन कौन से रीजन है जहाँ पे एलुवियल सॉइल मेजरली फाउंड होते हैं? डेट वन इज राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. एलुवियल सॉइल जो है वो पोटास हाईली अमाउंट में कंटेन करते हैं और फॉस्फोरस लैक करते हैं. सो एलुवियल सॉइल इज good for the production of sugarcane, paddy, wheat, etc. Now we will look on black soil. Black soil के इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि इसे हम रिगर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल के रूप में भी जानते हैं या कह सकते हैं. ब्लैक सॉइल का जो नेचर है वो क्लेई होता है और इम्परमिएबल होता है. इम्परमिएबल बच्चों इसका मतलब है which don't allow water to get easily filtered into it. जो पानी को इतनी आसानी से अपने थ्रू से पास होने नहीं देता है. इस प्रॉपर्टी को हम इम्परमिएबल कहेंगे. और इसी प्रॉपर्टी के कारण जो है ब्लैक सॉइल लॉन्ग टर्म के लिए मॉइस्चर को कंटेन करके होल्ड करके रख सकता है. क्योंकि एक बार वाटर पेनिट्रेट हो गया, जो कि काफ़ी समय के बाद हो पाता है, और जितना ही समय वो पेनिट्रेशन को लेगा कहीं ना कहीं उतना ही समय उसे इवापोरेट होने में भी लगेगा, है ना. तो इसी फीचर के कारण ड्यू टू इट्स इम्परमिएबिलिटी द ब्लैक सॉइल कंटेन्स और होल्ड्स मॉइस्चर फॉर अ लॉन्गर पीरियड. नाउ कलर की बात करें तो ब्लैक सॉइल कहीं पे ब्लैक कलर का होता है एंड कहीं पे ग्रे कलर का. इसके कोई टाइप्स होते नहीं हैं. देन वी विल डिस्कस रीजन्स वेयर फाउंड ब्लैक सॉइल. तो बेसिकली महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश ये रीजन्स है जहाँ पे एक्सेसिवली ब्लैक सॉइल अवेलेबल है. और वी कैन से कॉमनली डेक्कन प्लेट्यू इज द रीजन विच इज एक्सेस ऑफ ब्लैक सॉइल. अब ये कौन कौन से मिनरल्स को हाईली कंटेन करता है? तो लाइम, आयरन, मैग्नीशिया. एंड ब्लैक सॉइल इज लैक इन फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. एंड या ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल. सो दिस टाइप ऑफ सॉइल बेसिकली डेवलप्स ऑन इग्नियस रॉक. ये हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे. नाउ नेचर की बात करें तो इसका नेचर लोमी होता है. लोमी मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि सैंडी और क्लेई जो दोनों तरह के होते हैं उसे हम लोमी नेचर का कहेंगे. ओके, सो अगर कलर की बात करें तो जो कलर है मैंने जैसे पहले ही कहा कि रेड और येलो दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल हैं. लेकिन देयर इज अ कॉज और देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट्स कलर वाई इट इज रेड और वाई इट इज येलो. येलो जब तब होता है इसका कलर जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है. हाइड्रेटेड मीन्स when it contain excess of water. अब red तब होता है इसका कलर when the iron gets diffused in metamorphic rock, then the color of this soil is converted into red.
जब आयरन जो है आयरन पार्टिकल डिफ्यूज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में, तब इसका कलर जो है चेंज हो जाता है रेड में। अब कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मेजर रूप से आपका रेड एंड येलो सॉइल फाउंड होते हैं। रिच इन में यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में कोई खास दिया नहीं था, इसीलिए आई हैव नॉट इंक्लूडेड। हाँ, but it also lacks in phosphorus and nitrogen, and obviously red soil and yellow soil is good for the crop productions like groundnuts and tobacco, etc. Now we'll look into laterite soil. So laterite soil, it's derived from a Latin word. It is a Latin word. Later means brick. नेचर की बात करें तो ये सॉइल वहाँ फॉर्म होता है जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो। वैसे कुछ टाइप्स हैं नहीं लेटराइट सॉइल के। कौन कौन से रीजन्स में पाए जाते हैं? फॉर एन एग्जांपल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला। रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड पोटास, एंड इट इज लैक इन फॉस्फेट एंड कैल्शियम, एंड लेटराइट इज गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैच्यू नट। काजू के उत्पादन के लिए लेटराइट सॉइल काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब अरिड सॉइल की बात करते हैं तो अरिड सॉइल के इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉइल, and in the second parameter of arid soil, that is nature and color, we can write that it is sandy and saline in nature. And color की बात करें तो it differs from red to brown. टाइप्स वैसे कुछ खास टाइप्स हैं नहीं। अब रीजन्स की बात करें जहाँ ये मिलते हैं तो राजस्थान इज द रीजन वेयर एरिड सॉइल इज फाउंड इन अ मेजर। इट इज रिच इन फॉस्फेट एंड लैक इन नाइट्रोजन, एंड obviously arid soil is not so good for fertile for agricultural purpose, but with adding or by adding fertilizers, manures, and with a proper management of irrigation, we can produce corn and barley in the soil, in this soil. Now the last one is forest soil. Forest soil introduction में obviously we can write that this type of soils are very common in forest area. नेचर की बात करें तो ये लोमी होता है वैली साइड में। वैली जैसे ये माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं, तो दिस इज माउंटेन। सो ये जो रीजन है घाटी वाला रीजन है, यहाँ पे जो सॉइल होगा फॉरेस्ट सॉइल होगा वो लोमी होगा, लाइक सैंडी प्लस क्लेई होगा। लेकिन जो अपर रीजन है वहाँ पे ग्रेन्ड होगा। ग्रेन्ड मीन्स इट विल कंटेन लार्ज और बिग पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। वैसे कुछ खास टाइप्स हैं नहीं इसके, और बेसिकली हिमालयन रीजन में फाउंड होता है। इट इज rich in acidic properties, so it contain acids in a large amount, and it lacks humus। जो मेन्योर्स हैं या जो फर्टिलिटी वाली क्वालिटी होती है सॉइल की वो लैकिंग करता है। सो एज इट लैक्स ह्यूमस, सो इट इज नॉट गुड और नॉट सफिशिएंट फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। द सेकेंड लास्ट, that one is 14th subtopic, soil erosion. So soil erosion basically we can define it is a displacement or removal of topsoil due to the action of wind or water called soil erosion। जब वाटर या पानी के प्रवाह के कारण या विंड के कारण जब तेज हवाएं बहती है उसके कारण जब टॉप सॉइल जो होता है वो रिमूव हो जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है, तब उस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? सॉइल इरोजन कहेंगे। अब फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के पीछे? ऑब्वियसली बेसिकली द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग बाय आवर कैटल्स, माइनिंग एटसेट्रा। डिफॉरेस्टेशन से क्या होते हैं? रूट्स प्लांट्स के रूट्स एब्सेंट हो जाते हैं, जिसके कारण जो सॉइल्स हैं वो लूजली पैक्ड हो जाते हैं। प्लांट्स के रूट होते हैं तो वो क्या करते हैं? सॉइल्स को टाइटली पैक्ड रखते हैं, टाइटली होल्ड किए हुए होते हैं। लेकिन जब पेड़ हम काट दे रहे हैं तो उसके रूट्स मर जाते हैं और सॉइल लूज हो जाते हैं, जिसके कारण हल्की सी पानी के बहाव के कारण या हवा के बहाव के कारण जो टॉप सॉइल है वो इजीली डिस्प्लेस हो जाता है। Now one term will come in soil erosion and it may be asked in short questions like sheet erosion। शीट इरोजन हम कब कहेंगे? जब पानी का बहाव एज ए सीट, एक सीट की तरह बहे ओवर अ लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया के ऊपर से, और जब टॉप सोइल रिमूव हो जाए। फॉर एन एग्जांपल वी कैन से दिस इज अ लैंड, ओके, दिस इज अ लैंड एरिया। अब यहाँ से पानी बह रहा है तो कहीं ना कहीं एक सीट के फॉर्म में बह रहा है, और इस जब ऐसे करके फ्लो करेगा वाटर, और तब उस फ्लोइंग वाटर के साथ जब टॉप सोइल रिमूव हो जाएगा, देन इट विल बी टर्म्ड एज शीट इरोजन। आवर लास्ट टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। सो जल्द से डिस्कस कर लेते हैं।
सो सॉइल को कंजर्व करने के ऐसे तो बहुत सारे जनरल तरीके भी हैं, मेजर्स हैं, लाइक एफोरेस्टेशन हो गया, एंड देयर आर मेनी अदर measures, but in this we will discuss some special measures for soil conservation. So first one is counter ploughing. काउंटर प्लफिंग हम तब कहेंगे बच्चे जब लाइक वी प्लफ और वी प्रोड्यूस आवर क्रॉप इन अ स्टेप फॉर्म, लाइक सीढ़ी हम कह सकते हैं। जो हम ऐसे जगह देखते हैं खासकर ऐसे माउंटेनियस रीजन में, लेयर बाय लेयर डिवाइड हुए रहते हैं। माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू लेयर्स नेचुरली, है ना। जैसे ये लोअर लेयर है, फिर ये इससे थोड़ा हाई या अपर लेयर में रहेगा, फिर ये थोड़ा उससे ऊपर रहेगा। तो हम इस लेयर्स में, इस स्टेप्स में हम अपने क्रॉप्स को प्लफ करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब बारिश होगी तो पानी ऊपर से नीचे बहेगा और इस पानी के साथ मिट्टी भी रिमूव हो जाएगी, बट दोज सॉइल विल बी रिस्टोर्ड फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर, बट दो सॉइल कांट बी वेस्टेड, राइट। वो सॉइल वेस्ट नहीं होंगे, अपर लेयर से लोअर लेयर तक आ जाएंगे और यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, बट वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि लोअर लेयर में भी हमने क्रॉप को प्लफ कर रखा है या हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब टेरेस फार्मिंग आ जाता है नेक्स्ट कंजर्वेशन का मेथड। तो टेरेस फार्मिंग और काउंटर प्लफिंग जो है वो जो है काफ़ी कॉमन है और काफ़ी एक दूसरे से समान है। लेकिन टेरेस फार्मिंग जो है इट इज़ आर्टिफिशियल व्हेन we cut the plateau region और mountain region into a terrace form। छत के जैसे, छत के स्टेप्स के जैसे अगर हम खुद से अपने एफर्ट से कट करके उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना क्रॉप, देन इट विल बी कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। अगर कोई माउंटेन नेचुरली ही वैसा है और हम उस नेचुरली बिल्ट एरिया को हम एज ए एग्रीकल्चर पर्पस यूज करते हैं और उससे हमारा सॉइल इरोजन भी लाइक कम हो जाता है, देन डेट विल बी कॉल्ड काउंटर प्लफिंग। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा काउंटर प्लफिंग और टेरेस फार्मिंग के बीच में डिफरेंस का। तो बेसिकली इट इज अ नेचुरली बिल्ट स्टेप फॉर्मेशन एंड इट इज अ मैन मेड स्टेप फॉर्मेशन इन विच वी डू आवर एग्रीकल्चरल वर्क। द थर्ड वन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग बहुत ही कॉमन है जो कि हमारे इंडियन फार्मर करते हैं कि खेतों में जब हम एक स्ट्रिप में एक फीते का आकार देके हम जब खेती करते हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रिप फार्मिंग इज कि हम एक रो में जो क्रॉप लगाएंगे उसे हम अल्टरनेटिवली लगाएंगे। लाइक इस रो में हम राइस उगा रहे हैं और इस रो में हम व्हीट उगा रहे हैं और सेकेंड रो में वी हैव टू ग्रो एंड अनदर क्रॉप। फॉर एन एग्जाम्पल कोई पल्स उगा लेते हैं, देन अगेन विल ग्रो wheat, then again will grow pulse। तो इस तरह अल्टरनेटिवली जब हम स्ट्रिप बनाते हैं क्रॉप्स का, और इससे भी जो है वाटर का फ्लो धीमा हो जाता है एंड इट कंजर्व्स आवर सॉइल। सो लास्ट स्टेप फॉर सॉइल कंजर्वेशन, और वी कैन से लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप फॉर सॉइल कंजर्वेशन इज फॉर्मेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट। ये बेसिकली कहाँ बनाया जाता है, जहाँ पे सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून मैंने आपको पहले ही बता दिया है, रेगिस्तानी जगहों पे होते हैं, जो लूज सैंड्स के टीले होते हैं वो विंड्स के द्वारा फ्लो कर लिए जाते हैं। तो उसका कैसे रोकथाम किया जा सकता है, शेल्टर बेल्ट भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। जो ट्रीज हैं, हम वहाँ पे क्रॉप नहीं लगाते हैं, ट्रीज जो हैं हम एज ए रो के रूप में प्लांट करते हैं। तो क्या होता है, वो बहती हवाओं को या जो फ्लोइंग विंड्स को जो है वो उसके सामने ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण दैट विंड कांट लाइक डिस्प्लेस द लूज सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो इतना ही था हमारा पहले चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सो हमने बेसिकली 4 वीडियोस में ये सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 15 सब टॉपिक्स थे हमारे पास। आई विश कि आप लोगों को समझ में आया होगा सारे सब टॉपिक्स। फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। लास्ट वीडियो और एक बना लूँगा मैं आप लोगों के लिए। उसमें क्या करेंगे, हमारा डिस्कशन तो ओवर हो गया है, लेकिन हमें पता है कि इस बार जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का, जो कि मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया है, एक वीडियो है मेरे चैनल पे, अपडेटेड सिलेबस ऑफ क्लास 10, जो कि इसी साल ड्यू टू कोविड-19
बहुत से सिलेबस को रिड्यूस करके बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में एक सिलेबस को जारी किया गया है। लास्ट 2 to 3 वीक्स में मैंने किया है अपडेट अपने चैनल पे, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो सिलेबस तो घटा ही दिया गया है जो अपडेटेड सिलेबस में, लाइक हमें बस अब 4 चैप्टर्स ही देखने हैं, हर लाइक ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आस्किंग का मेथड है उसे डिफिकल्ट बना दिया गया है। तो 5th वीडियोज में आई विल डिस्कस some important questions from this chapter, that is research and development. बेसिकली इस बार जो बच्चे एग्जाम में जो है आपका नॉलेज बेस्ड से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी बेस्ड या क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ज़्यादा मेजोरिटी के रूप में पूछा जाएगा, where you have to use your own creativity, you have to form the answer by yourself। ठीक है, तो उस क्रिएटिविटी के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर एक सब टॉपिक को मतलब अच्छे से समझिए, और जो मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस उसके इन माय नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी द वी कैन से द क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कसिंग वीडियो। वो जो क्वेश्चंस मैं आपको बोलूंगा वीडियो में, उस क्वेश्चंस पे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, एंड दिस विल हेल्प यू इन स्ट्रेंथन योर क्रिएटिविटी एंड आंसर राइटिंग स्किल। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।